हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी यूपीएससी में। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 6 लेके, जहाँ मैं थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से पिछली वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो मैं इस वीडियो में ये तराना स्टाइल से कंटिन्यू करूँगा। और दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा एक जॉब भी है, तो वो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ कि ये जॉब के चक्करों में ना पड़े, सरकारी नौकरी ले, आईएएस बने, आईपीएस बने और देश का नाम रोशन करें। चलिए, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आगे चलता हूँ तराना स्टाइल पे। अमीर खुसरो ने ये तराना स्टाइल इन्वेंट किया था। इन दिस स्टाइल द रिदम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ मेलोडी, यूजुअली इन शॉर्ट एंड रिपीटेड मेनी टाइम्स. With variations and elaborations at the performer's discretion, there is a second contrasting melody, usually with higher note, which is introduced once before returning to the main melody. तो जैसे एक एक छोटा मेलोडी होता है, छोटा तान होता है, वैसा ही ख़त्म करने से पहले एक बड़ा तान भी लेते हैं और फिर बाद में वापस आते हैं. इट यूजेस मैनी वर्ड्स दैट आर संग एट फास्ट टेम्पो. बहुत फास्ट टेम्पो में बोलता है, जैसे रैप कैसे होता है वैसे ही बहुत फास्ट टेम्पो में बोला जाता है. द फोकस इज ऑन प्रोड्यूसिंग रिदमिक मैटर्स एंड हेंस द सिंगर्स नीड्स स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड स्किल्स इन रिदमिक मैनिपुलेशन. इतने फास्ट टेम्पो में बोला जाता है ना कि मेन फोकस उनका होता है रिदम में. ठीक है, रिदम एकदम रिदम में होना चाहिए. इसके लिए जो सिंगर ये गाना गाते हैं या जो भी ये स्टाइल का तराना गाते हैं, उनको एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. तराना स्टाइल वॉज इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, इन 13-14 सेंचुरीज, एंड वॉज ऑल्सो यूज बाई दी 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह जी इन हिज कॉम्पोजिशंस. Currently, one of the most renowned Tarana singer is Pandit Ratan Mohan Sharma of Mewati Gharana. The audience at Pandit Motiram Sangeet Samaroh in Hyderabad gave him the title of तराना का बादशाह, किंग ऑफ तराना. ये कभी कभी एक बार यूपीएससी ने पूछा भी है कि ठीक है, तराना का बादशाह किसे कहते हैं या फिर कहाँ मिला था. ये एक बार कभी वंस इन अ ब्लू मून पूछा गया है. मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जितना डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, कोई आप लोगों को पढ़ाएगा नहीं है. वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ. हाँ, आप ये कह सकते हो कि भैया आप फ्री में पढ़ाते हैं तो इतनी लेट वीडियो डालते हो. ऐसा नहीं है दोस्त. भाई मैं भी जॉब करता हूँ, है ना, पेट पालना है. मैंने भी यूपीएससी ट्राई किया. अब नहीं होगा, नहीं हो रहा. मेरा उम्र निकल गई, एज लिमिट ख़त्म हो गया, जनरल कैटेगरी से हूँ, तो क्या ही कर सकते हैं. मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि हाँ, देर हो जाएगी, लेकिन कभी आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई मैं आपको सब्जेक्ट छोड़ दूंगा. मैंने पूरा ये कवर करना है आप लोगों के लिए. हाँ, कहीं कहीं गलतियाँ होंगी. आप लोग जो भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा इसको समझते हैं, तो मुझे कहीं कहीं सुधारे तो मुझे अच्छा लगेगा. गलतियाँ होंगी, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब पता है, मुझसे भी गलतियाँ होंगी. तो आप लोग थोड़ा मुझे सुधारें, देखें कहाँ गलती है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक. पिछली लेक्चर जिन्होंने नहीं देखी है, मैंने ये पूरा कवर किया है स्टार्ट टू एंड. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक से इंडियन म्यूज़िक को क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, देन कार्नाटिक म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, फ्यूजन ऑफ क्लासिक एंड फोक म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें. फिर मॉडर्न म्यूज़िक. अभी हम लोग यहीं हैं. ठीक है, सेमी क्लासिकल पे, क्लासिकल म्यूज़िक के सेमी क्लासिकल पे है. ठीक है. The semi-classical style of music is also based on swara notes. However, it derived slightly from the standard structure of the raga in the way that lighter version of the ragas like Bhopali और मलकुश are used. ठीक है, एक राग का, एक जैसे राग भैरवी है, राग दूसरे राग से उनका एक लाइटर वर्जन होता है, तो वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है. तो भोपाली हो गया, मलकुश हो गया, ऐसे टाइप के राग यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे. The employee of lighter version of the tala and use madhyama or dhrut lay. That is they have a faster tempo. ओके, 1 सेकेंड है, हम लोग वापस से पढ़ते हैं इसको एक बार. ठीक है, क्योंकि पढ़ना भी एक कला है. आपको बुक में से पढ़ के समझेगा कैसे, ये भी एक कला है ना. तो देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ. द सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्वरा नोट्स. However, it derives slightly from the standard structure of it deviates slightly from the standard structure of the raga in the way that lighter version of the ragas like Bhopali and Malkush are used. एक तो ये भी स्वरा पे बेस्ड है,
ठीक है, लेकिन ये स्लाइटली अपना जो पाथ है उससे थोड़ा सा अलग जाता है, क्योंकि लाइटर वर्जन ऑफ रागाज इसमें यूज़ हुआ जाता है, जैसे कि भोपाली और मलकुश। अब समझा आप लोगों को? पढ़ना भी एक कला है। मैं इसलिए डायरेक्टली आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। कभी कभी मुझसे गलती होती है, जैसे अभी मैंने ये डेविएट्स को डिराइव किया, ठीक है ना, तो कभी कभी गलती होती है, हम लोग फास्ट पढ़ने में भूल जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, दे एम्प्लॉय अ लाइटर वर्जन ऑफ ताला एंड यूज मध्यम और ध्रुत लय। ठीक है, लाइटर वर्जन ऑफ ताला यूज करते हैं, मध्यम या ध्रुत लय। दैट इज दे हैव अ फास्ट टेम्पो. There is also greater emphasis on bhava and lyrics than Alp Jor Jala. Some of the prominent classical styles such as ठुमरी, थप्पा, गज़ल आर डिस्कस नेक्स्ट। तो क्लासिक सेमी क्लासिकल अगर किसी ने कहा सॉरी, तो आप लोगों को ठुमरी, थप्पा, यही सब गज़ल, गज़ल तो आजकल मतलब आप देखो जो लोग पोइट्री या शायरी करते हैं वो लोग गज़ल कहते हैं, तो एक लाइटर वर्जन है। क्लासिकल म्यूजिक में कितने स्टाइल्स होते हैं, कितने घराना होते हैं, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। अब देखिए सेमी क्लासिकल, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक तराना स्टाइल जो अमीर खुसरो का है, उन्होंने इन्वेंट किया था ये, वो मैंने बताया है। अब हम लोग ने सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक ले लिया है, जो कि नोट्स पे बेस्ड है, पर रागाज इसमें जो होता है वो लाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि मलकुश और भोपाली। लाइटर वर्जन ऑफ ताला एंड यूज़ होता है यहाँ पे, और मध्यम ध्रुत यूज़ होता है। ज़्यादा एम्फेसिस किधर होता है यहाँ पे? भाव और लिरिक्स पे। चलिए ठुमरी पे चलते हैं, जो कि अपना उत्तर प्रदेश का है। ठुमरी ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश। जैसे गांव में अभी आप जाओगे शादियों में, तो लोग बोलते हैं कि ठुमरी बजाएंगे। जैसे यूपी वाले मेरे जितने भी भाई हैं उनको पता होगा कि ठुमरी क्या होती है। शादियों में बजती है ठुमरी हम अपने यहाँ पे यूपी में, बिहार में। ठीक है, ठुमरी ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश, इज यूजली बेस्ड ऑन मिक्स्ड sample ragas and is commonly considered to be semi-classical Indian music. The composition can be either romantic or devotional in nature. This style was inspired by the Bhakti movement so much that the text usually revolves around the girl's love for Krishna. The language of the composition is usually Hindi in Brij Bhasha dialect. The compositions are usually sung by a female, which is different to other forms as Thumri is characterized by its inherent sensuality. It also allows the singer to improvise during the performance, and so they have greater flexibility with the use of ragas. Thumri is also used as generic name for some others, either lighter forms such as Dadra, Hori, Kajra. Sorry, 1 minute. Thumri is also used as a generic name for some other even lighter forms such as Dhara, Hori, Kajri, Sawan, Jhula and Chaiti. Thumri is linked to the classical dance Kathak. ठीक है, कथक से भी लिंक्ड है ठुमरी, तो ये आप लोग याद रखें। अच्छा, ठुमरी जनरली मैं बताऊं, अगर इसका पूरा सारांश आप लोग बताओ, समरी बताऊं मैं इसकी, तो ये एक भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड था इसलिए, अब भक्ति मूवमेंट कैसे होगा? राधे कृष्ण की, ब्रिज में राधे कृष्ण है ना, तो राधे कृष्ण पे होती है। तो ये एक जो लेडी है उसके जो इमोशंस है, उसके भाव है किसी की तरफ, प्रेम की तरफ, उस भाषा में ये पूरा दिखाता है। और इसमें एक प्रोविजन भी है। प्रोविजन मतलब एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कि एक चाह है कि हाँ यहाँ पे हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं एज पर दी नीड्स। देखिए मच्छर घूम रहा है, ठीक है। और ये ठुमरी कथक से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। द मेन घराना ऑफ ठुमरी आर बेस्ड इन वाराणसी एंड लखनऊ, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश। एंड वन ऑफ द मोस्ट टाइमलेस वॉइस ऑफ ठुमरी इज दैट ऑफ बेगम अख्तर, हु इज अ हाउस होल्ड नेम फॉर हर हस्की voice and boundless range in singing. Other famous proponents include Girija Devi and Channulal Mishra of the Purab Ang Thumri. तो ठुमरी इतना ही है। थप्पा क्या होता है? देखिए, इट इज इन दिस स्टाइल थप द रिदम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज द कॉम्पोजिशंस आर बेस्ड ऑन फास्ट, सबटल एंड नॉटी कंस्ट्रक्शंस. It originated from the folk songs of the camel riders of northwest India, but gained legitimacy as semi-classical vocal specialty once it has
It was brought to the Mughal court of the Emperor Muhammad Shah. ठीक है, देखिए this style, in this style the rhythm plays a very important role as the compositions are based on fast, subtle and naughty constructions. It originated from the folk song of the camel riders of northwest India, but gained legitimacy as a semi-classical vocal specialty once it was brought to the Mughal court of Emperor Muhammad Shah. There is a great use of very quick turns of phrases. Thappa was the genre of choice of the wealthy elite as well as those of more modest means. The Baithaki style evolved during the direct patronage of the elite of the zamandari classes of the late 19th and 20th centuries in their bhakti khanas, in their Baithak khanas, assembly halls, and jalsa ghar, literally halls for entertainment. Today, the style is facing extinction as it is rarely used by musicians any longer. Some of the very few expounders of these styles include Lakshman Rao Pandit of Gwalior Gharana, Shanno खुराना ऑफ रामपुर सासवन घराना. देखिए थप्पा भी रिदम पे ही बेस्ड है, ठीक है, और ये फास्ट टेम्पो में चलता है. फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, पर जनरली कैसे था ना कि थप्पा है जो ये ऊँट चराते थे, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऊँट चराते, जो कैमल राइडर्स थे वो लोग ये गाना गाते थे. पर इसकी लेजिटिमेसी कब हुई, इसको मान्यता और इसको वेल नोन कब हुआ, जब ये मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह के सामने आया गया. तो इसमें ही एक है बैठकी स्टाइल, जो थप्पा में है एक बैठकी स्टाइल, और ये स्टाइल जो है ना वो बड़े बड़े राजा महाराजा और इनके जहाँ पे बजाया जाता था. ऐसा माना जाता है कि जो बड़े लोग हैं, ज़मींदार, राजा महाराजा, अलग से उनका एक बैठक खाना होता था, असेंबली हॉल टाइप्स होता था जहाँ पे, और एंटरटेनमेंट हॉल्स भी होते थे. अभी जहाँ पे हमारे यहाँ पे ये रहता है ना हॉल्स, क्या बोलते हैं इसको, सिनेमा हॉल्स टाइप्स, तो वहाँ वैसे वो लोग बना के इन लोगों को गवाते थे. अच्छा, गज़ल आप कौन नहीं जानता. गज़ल शॉर्ट पोइट्रीज होती है. जो लोग शायरी करते हैं उन लोगों को पता है कि 4-5 अगर वो लोग ने पैराग्राफ लिख दिया तो उसको गज़ल मिल ही जाते हैं. और ये एक रिदमिक होती है, तो आदमी के लिए म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती है. जो लोग बोलते हैं उसको ही रिदम में बोलते हैं. तो आजकल जैसे आप कुमार विश्वास को देख ले, वो भी एक रिदम में बोलते हैं इन सारी चीज़ों को. रिदम में बोलने से वो एक फील आता है उसका. तो गज़ल इज़ अ शॉर्ट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ रिदमिक कपलेट्स called baits or sher. Most ghazals have been 7 and 12 baits. However, ghazal couplets do not need a common theme or continuity. Ghazal is said to have originated in Iran in 10th century, from where it spread to South Asia in 12th century. Due to the influence of Sufi mystics and the courts of the south of the new Islamic Sultanate, reaching its zenith during the Mughal period. It is said that Amir Khusro 1253 to 1325 AD was one of the first expounder of the art of ghazal in India. समझे आप लोग. एक छोटी पोइट्री होती है, जनरली रिदमिक कपलेट होती है जिसका मुखड़ा और अंतरा थोड़ा मैच करता है, ठीक है, उस टाइप की गज़ल होती है. और ये ईरान में ओरिजिनेट हुआ 10th सेंचुरी में, साउथ एशिया में 12th सेंचुरी में पहुंचा. और ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो है वो एक पहले गज़ल को लेके आए थे इंडिया में. Many of the major historical ghazal poets were either avowed Sufi themselves like Rumi or Hafiz, or were sympathizers with Sufi ideas and beliefs. तो जितने भी पहले गज़ल लोग गाते थे सूफी आइडिया से इंस्पायर्ड थे. गज़ल नॉट ओनली हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म बट ट्रेडिशनली डील्स विद जस्ट वन सब्जेक्ट, लव. गज़ल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट एक ही विषय के बारे में बात करता है, वो है प्यार. आप जितने भी देखो जो शायर होंगे या तो प्यार पे ही बात करते हैं वो लोग, या तो दिल टूटा हुआ हो, दर्द वाला हो, या किसी की आंखों की तारीफ, किसी लड़की की तारीफ, ऐसे तो प्यार के भाव पे ही चलता है गज़ल. स्पेशली एन अनकंडीशनल एंड सुपीरियर फॉर्म ऑफ लव. तो ऐसा नहीं कि कोई लड़की छोड़ दे, उन लोग का प्यार एकदम इटर्नल होता है, जो दिल से प्यार करते, कोई शरीर से प्यार करता है, वैसा वाला चीज़ नहीं है. हाँ, ये थोड़ा सा ऑफेंसिव है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा ना माने, पर जनरली आजकल प्यार की धारणाएं और विचार चेंज हो गए हैं. तो उस तरह का प्यार लोग करते नहीं है, पता नहीं क्या सोचते हैं प्यार करते हुए. तो जो ये लोग गज़ल करते हैं, ये लोग सोचते थे कि बहुत सुपीरियर फॉर्म ऑफ लव है इन लोगों का,
मतलब वो लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर आ गए, वो लोग हर उस चीज़ से प्यार करते हैं, उन लोग कोई भाव नहीं रहता अंदर, मतलब कोई उम्मीद नहीं रहती है और कुछ चाहते नहीं है, बस निस्वार्थ भाव से प्यार करना जानते हैं. The object of love is often written in a manner that makes it open to interpretations, where it may be divine or humanly, depending on what is the listener construes. God are often personified too. तो अभी एक ही भाव है. अब भाव आप किसी फीमेल की तरफ रखो, किसी औरत की तरफ रखो, कभी माँ की तरफ रखो या पिताजी की तरफ रखो या भगवान की तरफ रखो, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला श्रोता है कैसा. भगवान को भी वो लोग गज़लों में ले आते थे. Over the years, the ghazals has undergone some simplification in terms of words and phrasing, which has help it to reach a larger audience around the world. Most ghazals are now sung in style that are not limited to khayal, thumri, and other classical and light classical genre. Some of the most famous performers associated with ghazals are Muhammad Iqbal, Mirza Ghalib, Qazi Narul Islam, who introduced ghazal in the Bengal language, and so on. काजी नरुल इस्लाम जी को अगर आप ऐसा देखें तो उन्होंने गज़ल को बंगाल में लाया. बंगाल आप लोग जानते हैं पहले टाइम पे बंगाल वाज द मोस्ट लिटरेट स्टेट था. वहाँ पे पढ़ने वाले लोग बहुत थे और अगर आज भी आप देखोगे तो बंगाली आपको हमेशा बंगाल के लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे. अब आते हैं हम लोग कार्नाटिक म्यूज़िक पे. कार्नाटिक मतलब वो साउथ इंडिया में आएगा. ठीक है, अब हम लोग इंडिया के ऊपर के पार्ट से निकल के साउथ के पार्ट पे आ गए हैं कार्नाटिक म्यूज़िक में. ठीक है, गज़ल वज़ल तो ठीक है मैं जानता हूँ कि आप लोग अब ये सोच रहे हो कि गज़ल तो भैया गज़ल मैं भी लिखता हूँ. लिखो, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं बोलूँगा. थोड़ी बहुत कर लेते हैं लोग आजकल. ठीक है, मिर्ज़ा गालिब को तो कौन नहीं जानता, उनके तो अलग ही एटीट्यूड था उनका. ठीक है, कार्नाटिक म्यूज़िक की तरफ चलते हैं. फटाफट ये लेक्चर ख़त्म करना है क्योंकि मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता. मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ. जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे उतना अच्छा है. पर हाँ, ये नहीं कि जल्दी ख़त्म करना है तो मैं आपको समझा के ख़त्म करूँगा, चाहे वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा का भी क्यों ना हो. क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा ही बचा हुआ है, तो ये हम लोग ख़त्म करने का मैं पूरा ट्राई करूँगा कि ये ख़त्म हो जाए. ठीक है, कार्नेटिक म्यूज़िक इज़ मेनली एसोसिएटेड विद साउथ इंडिया. The main emphasis is on vocal music, where most compositions are written to be sung. Most Carnatic compositions are either in Telugu, Kannada, Tamil, or Sanskrit. Carnatic music is Kriti based and focus more on the Sahitya or the quality of the lyrics of the musical piece. The Kriti is a highly evolved musical song set to certain ragas and fixed tala or rhythmic cycle. Like Hindustani music, Carnatic music is also based on 2 elements, raga and tala. Any composition in the Carnatic style have several parts to it. ठीक है सर, जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक है अपना, उसमें रागा और ताला होता था, वैसे कार्नाटिक म्यूज़िक में भी है. सबसे ज़्यादा ये लोग फोकस करते थे लिरिक्स पे. तो जो लिरिक्स रहती है इनकी, उस पर ज़्यादा, उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे लोग. ज़्यादातर कार्नाटिक म्यूज़िक होगा वो आप जाते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में होगा, तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में होता है. अच्छा देखिए, जब भी कोई कार्नाटिक म्यूज़िक में कुछ कॉम्पोजिशंस होंगी तो उनके बहुत सारे सेवरल पार्ट्स होते हैं. तो उसके पार्ट्स कुछ देते हैं, जैसे पल्लवी, अनुपल्लवी, चरना, इस टाइप का. तो पल्लवी, द फर्स्ट और सेकेंड रिदमिक लाइन ऑफ द कॉम्पोजिशंस आर कॉल्ड एज पल्लवी. जैसे हम लोग बोलते हैं मुखड़ा और अंतरा. ठीक है, वैसे पल्लवी है कि पहले 2 स्टैंडर्स जो होंगे, पहले 2 लाइन होंगे, उसको बोलेंगे पल्लवी. Sorry. The portion is often repeated in each stanza and is considered to be the piece de resistance or the best part of the Carnatic composition called Ragam Tannam Pallavi, where the artist has a great scope for improvisation. तो अभी कैसे था, ये जो पल्लवी है ना, वो लोग बार बार बोलते हैं. तो कोई अगर सेंटेंस बोल दे तो उसके बाद एक और सेंटेंस होगा, उसके बाद ये चीज़ वापस रिपीट की जाएगी. और इसको कहा जाता था ये सबसे अच्छा पार्ट होता था इस कॉम्पोजिशन का, पल्लवी. बेस्ट पार्ट ऑफ द कार्नेटिक कॉम्पोजिशन इसको कहा जाता था. और रागा तंगम पल्लवी इसको कहा जाता है, जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है यहाँ पे, कि ये दोनों चीज़ों को हम लोग चेंज करके, बदल करके डाल सकते हैं. अनुपल्लवी, 2 lines called Anupalavi
followed the पल्लवी और the first line। जो पल्लवी के बाद आता है दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, है ना, पल्लवी के बाद आने वाली लाइन को हम लोग अनुपल्लवी करते हैं। इट इज़ sung at the beginning and sometimes also towards the end of the song, but it is not necessary to repeat it after every stanza और चरना। ठीक है, ये अनुपल्लवी आप पहले भी ये लोग यूज़ करते हैं या आखिरी में भी यूज़ करते हैं, पर ये हर पैराग्राफ के, हर चरना के बाद, मतलब हर पल्लवी के बाद रिपीट किया जाने वाला नहीं है। ये इसको रिपीट नहीं किया जाता है। चरना इज दी फाइनल एंड द लॉन्गेस्ट वर्स विच कंक्लूड द सॉन्ग। तो ये कंक्लूड करता है चरना। तो हमारे पास पल्लवी, अनुपल्लवी और चरना हो गया। देर आर सेवरल अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, फॉर एग्जाम्पल दी स्वरकल्पना which is an improvised section performed with drummers in the medium and fast pace। तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पल्लवी में इम्प्रोवाइजेशन का पार्ट होता है, तो अगर इम्प्रोवाइजेशन किया जाए तो स्वरकल्पना किया जाता है, और ये ड्रमर्स लोग बहुत फास्ट पेस में बजाते हैं। कार्नाटिक म्यूजिक इज़ यूजुअली प्लेड विद मृदंगम। ये एक बार पूछा है, ठीक है ना, मृदंगम। मैं बताता हूँ क्यों। द पीस ऑफ मेलोडिक इम्प्रोवाइजेशन इज़ free rhythm with mridangam is called tanam। The piece of melodic improvisations in free rhythm with mridangam is called tanam। However, those pieces which do not have a mridangam are called ragam। Purandar Das is referred to as the pitama of the or the grandfather of Carnatic music। ठीक है, पुरंदर दास। देखो, ज़्यादातर कार्नाटिक म्यूजिक होता है मृदंगम के साथ, मतलब मृदंग आप लोग देखते हैं ना, मृदंग हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मृदंग के साथ। और पुरंदर दास को हम लोग फादर ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक कहते हैं। ये अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, एक मिनट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये फिलहाल ठीक है, इम्पोर्टेंट बुक्स टेक्स्ट इंडिया, ठीक है, नाट्यशास्त्र, उसके बाद फोक म्यूज़िक आ जाएगा। देखिए, अगर मैं देखूँ अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ कार्नाटिक म्यूज़िक में अन्नमाचार्य, ठीक है, पुरंदर दास, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कार्नाटिक म्यूज़िक। क्रेस्तार्या, ये तेलुगु पोएट है। ब्रधचला रामदासु भी है, एक वेंकटमकीन भी है। ये लोग बहुत पहुँचे हुए लोग हैं कार्नाटिक म्यूज़िक में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती है यूपीएससी में वो है ट्रिनिटी ऑफ कार्नाटिक म्यूज़िक। त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर एंड श्याम शास्त्री, ये लोग ट्रिनिटी कहा जाते हैं इनको कार्नाटिक म्यूजिक। क्या अभी देखिए, त्यागराजा तेलुगु में लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे, एंड इन प्रेजेस ऑफ लॉर्ड राम। तो त्यागराजा लॉर्ड राम के बारे में, अभी देखिए राम मंदिर का में प्रतिष्ठान चल रही है, तो ये शायद कहीं से कनेक्ट होके आ जाए। इनका सबसे फेमस कॉम्पोजिशन है उसका नाम है पंचरत्न कीर्ति। और मर्क्यूरी पे एक क्रेटर मिला, क्रेटर मतलब मर्क्यूरी पे एक क्रेटर मिला जिसका नाम उन लोगों ने त्यागराजा पे रखा है। उन्होंने बहुत सारे रागास भी क्रिएट किए। देखिए, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए भी मैं ये लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुत्तुस्वामी दीक्षितर, all three were born in Trivaru। Most composition are in Sanskrit related to Hindu gods and temple। He emphasizes the use of gamaka ornamentation, और उनका सिग्नेचर नाम था गुरु गुहा। और वीणा प्लेयर भी थे श्याम शास्त्री, older than the other two, composition mainly in Telugu in praise of goddess कामाक्षी। कामाक्षी टेम्पल है कहाँ है मुझे बताएं। He composed less कीर्तिस as compared to the others। His signature और मुद्रा was श्याम कृष्णा।
दी स्वरजाति म्यूजिकल जॉनर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हिम। ये ट्रिनिटी है कर्नाटिक म्यूजिक के, त्यागराजा, मुत्तुस्वामी और श्याम शास्त्री। इनके बारे में जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ये कुछ इतना है नहीं, ठीक है ना। देखिए एक महाराजा थे, स्वाति तिरुनाल। ही वॉज महाराजा ऑफ द किंगडम ऑफ त्रिवेन्नकोर। त्रिवेन्नकोर में बहुत अच्छी चीज़ हुई है, मुझे बताया कोई कमेंट सेक्शन में क्या हुई है त्रिवेन्नकोर में। He was an excellent music composer both in Hindustani and Carnatic style. He was contemporary to Trinity of Carnatic music. The Tanjavur Quartet brothers were musicians in his court. On his early death, the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland mourned and quoted the early death of this enlightened and princely patron of true science is a subject of just regret. ये बोला गया था उनके बारे में, उनके मौन रखने में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने। इम्पॉर्टेंट बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, शिल्पादिक्रम किसने लिखा है, बृहदेशी किसने लिखा है, संगीत मकरंद किसने लिखा है, ठीक है। गीता गोविंदा एक मूवी आई थी अपनी, वो किसने लिखा है, जयदेव। संगीत रत्नाकर, उसके बाद संगीत सुधाकर, चतुर्दंडी पत्रिका, ये एक बार पूछा था, चतुर्दंडी पत्रिका। तो ये है इम्पोर्टेंट बुक्स, ट्रीटीज ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग फोक म्यूजिक पे। फोक म्यूजिक सुनते ही आप लोग के मन में क्या आता है कि कोई ऐसा पीपड़ी बजाता होगा और कुछ तो ऐसा देसी स्टाइल में कोई नाच रहा होगा, बल्कि वो उससे थोड़ा अलग है। इंडिया इज जोग्राफिकली डाइवर्स नेशन, आप लोग को पता है, एंड दैट डाइवर्सिटी इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कल्चर। इंडियन के कल्चर में भी होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो देश है विविधताओं का देश है ना, आशाओं का देश है, कल्चर का देश है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आप जिस एरिया में जाएंगे, आप महाराष्ट्र में जाएंगे आपको मराठी मिलेंगे, पर वहाँ पे उनका अलग कल्चर होगा। बिहार जाएंगे बिहारी मिलेंगे, उनका अलग कल्चर होगा। यूपी में जाएंगे हमारे यूपी वाले भाई मिलेंगे। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ हमारे अलग साउथ इंडियन भाई मिलेंगे। तो इस तरह अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग वेशभूषा, रहना, खाना पीना, बोली विचार सब अलग अलग है, पर रहते हम लोग एक ही देश में थे, भारत। ईच स्टेट हैज इट्स ओन फॉर्म ऑफ म्यूजिक दैट इज बेसिस ऑफ इट्स कल्चर एफर्मेशन। जैसा उनका कल्चर वैसा उनका म्यूजिक, ठीक है। While the classical music follows the rule as laid down in the Natya Shastra and cultivates a guru shishya student mentor tradition, the folk tradition is the music of the people and has no hard and fast rule. देखिए, जैसे यहाँ कहा गया है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें गुरु शिष्य परंपरा है कि हाँ एक घराना ये चलाएंगे तो उसे गुरु शिष्य रहे, मुझे सीखना है उनसे। लेकिन एक गुरु होता है, उसके शिष्य है। तो जैसे जितने गुरु से सीखते हैं वो लोग आते हैं और कहते हैं कि ये हमारे गुरु है। पर जो फोक म्यूजिक है वो लोगों का म्यूजिक है, उनमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गुरु शिष्य होना चाहिए, जिसको जो मना है वो बजा लेगा, गा लेगा, ऐसा है। दे आर बेस्ड ऑन डाइवर्स थीम and are full of musical rhythm. They are also set on beats so that they can be dance oriented. There are several types of folk music associated with each state. तो folk music अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, उसमें डांस भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये रहे हमारे फोक म्यूज़िक, इसके पूरा चार्ट आप लोग को रट लेना है, ठीक है। बाउल, अलग अलग मैं फोक म्यूज़िक के नाम बता रहा हूँ और कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कुछ ये भी बताऊँगा मैं आप लोगों को कि याद कैसे करना है, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहते। यूपीएससी का सिलेबस समुद्र से बड़ा है। अगर आपको यूपीएससी समझना है तो यूपीएससी के सिलेबस को समझिए। यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है, जितना सिलेबस में लिखा है आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है। समंदर इतना गहरा आपको पूछा जा सकता है, लेकिन समंदर जितना गहरा है नहीं। आप सोच के देखिए और सिलेबस एक बार खोल के बैठिए। जब मैं पढ़ाता हूँ तो सिलेबस खोल के बैठिएगा। अच्छा, बाउल देखिए, दिस इज नॉट ओनली अ टाइप ऑफ म्यूजिक बट ऑल्सो अ बंगाली रिलीजन सेक्ट। बाउल एक बंगाली रिलीजियस सेक्ट भी है। द म्यूजिक ऑफ बाउल संगीत इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोक सॉन्ग। इट्स लिरिक्स कैरी इन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदू भक्ति मूवमेंट एंड द सूफी, a form of Sufi song exemplified by the song of Kabir.
एंड इज़ कॉल्ड बाउल गान और बाउल सॉन्ग। कबीर, आपको मालूम है कबीर के दोहे कितने फेमस है? तो बाउल गान में ये भक्ति मूवमेंट के टाइम से ही भक्ति मूवमेंट का इन्फ्लुएंस इस बाउल पे हुआ, बाउल गान पे हुआ, और उसमें कभी कबीर के भी दोहे आ जाते हैं। दिस म्यूजिक रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग हेरिटेज ऑफ preaching, mysticism, sorry, those songs in West Bengal, Assam and Tripura, they mainly belong to either Vaishnav Hindus or Sufi Muslims, etc. Muslim sects. The prominent exponent of this music include Yatin Das, Purno Chandra Das, Lallan Fakir, Naboni Das and सनातन दास ठाकुर बाउल। ये लोग ज़्यादातर ये इसके प्रोपोनेंट्स हैं इस म्यूज़िक के। वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में गाया जाता है, और बेसिकली ये वैष्णव हिंदूज या फिर सूफी मुस्लिम सेक्ट्स गाते हैं। वनावन, दिस इज़ द फोक म्यूजिक फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। It is mostly commonly sung during weddings, ceremonies, and is considered auspicious. पांडवानी, महाराष्ट्र का होगा, नाम से ही पता चल रहा पांडवानी। This type of folk music is based on the grand epic Mahabharata, with Bhima as the hero. It includes Jnana singing and Vadan playing an instrument, with the song usually set to rhythm of tambura. One of the most well-known artists of this form of music is Tejan Bai and Chhattisgarh. Tejan Bai from Chhattisgarh, who won Padma Shri, Padma Bhushan, and also Padma Vibhushan, and for her contribution to musical field. Tejan Bai from Chhattisgarh. Alha. This music form is from Madhya Pradesh and uses heroic ballad songs with intricate words. It can be sung in different languages such as Braj, Awadhi and Bhojpuri. अल्हा, भोजपुरी में भी गाया जाता है। भोजपुरी आप लोगों को पता है, अभी तक इसको लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है क्योंकि इसके पास कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जो मेरे भोजपुरी भाई हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, यूपी से आते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी दुविधा है कि भोजपुरी को लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है। दिस फॉर्म is also related to epic Mahabharata and aims to glorify the heroes who are seen as the reincarnation of Pandavas. The 5 brothers of Pandavas are substituted here as Alha, Udal, Malkhan, Lakhan and Deva. देखिए आला उदल, ठीक है ना, आला उदल की कहानी, अगर मेरे बिहार के भाई है कोई, आला और उदल, ये भोजपुरी मैंने इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई है कि आला और उदल ये जो चीज़ है ना, ये आप जो बिहारी भाई हैं उनको पूछिए कि उनके पिताजी आला और उदल की कहानी जानते हैं या नहीं। अगर नहीं जानते होंगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उन लोगों को पता है। दादाजी को, अगर किसी के दादाजी हैं, पता नहीं मेरे तो नहीं रहे, तो उनको पूछे कि दादाजी आप आला और उदल की कहानी जानते हैं क्या? भोजपुरी भाई, मेरे अवधी भाई, ब्रज भाई पूछे। अच्छा, पनिहारी, क्योंकि मैंने खुद मेरे दादाजी से आला और उदल की कहानी सुनी हुई है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। Panihari. This musical form is from the state of Rajasthan and is theoretically related to water. पनिहारी से ही पता चल रहा है पानी, और पानी अब ज़्यादातर कहाँ नहीं है? राजस्थान में। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम थी। अभी देखिए इस टाइम पे भी राजस्थान में पानी की प्रॉब्लम तो है ही, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो पनिहारी आप समझ लें कि राजस्थान। Related to water, the songs are generally about women fetching water from a nearby well and carrying the water back to their household in matkas over their heads. The song usually describes the scarcity of water and the long distance between the well and the village. Sometimes the song also talk about the daily concerns of the village women who are clustered around the village wells. The song also occasionally concentrate on the chance encounter between lovers, hence they also can be romantic in nature. They also discuss the contentious relationship between mother-in-laws and daughter-in-laws. ठीक है, तो जो पनिहरी सॉन्ग है, एक तो पानी के रिलेटेड है, जो औरतें दूर तक कुएं में पानी लेने जाती है, वहाँ पे औरतें जमा भी होती है, तो उसके रिलेटेड भी एक है। और जानते हैं ना कि लवर्स लोग को खाली मौका चाहिए रहता है, प्रेमियों को, तो प्रेमी जोड़े भी कभी कभी वहाँ मिले तो उसके ऊपर भी है।
और जैसे ही लेडीज़ जमा होती है तो वो लोग बातें करते हैं अपने घर की, अपने सास के बारे में, अपनी बहू के बारे में, तो उन सारे के ऊपर भी है ये पनिहरी सॉन्ग। ओवी, ओवी नाम महाराष्ट्र, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गोवा एंड यूजुअली इंक्लूड सॉन्ग्स बाय वुमेन, that is they are sung by women during their leisure time and when they are completing their household works. The song usually contains 4 short lines of poetry and are usually written for marriages, pregnancies, as also as lullabies for children. जो ओवी है ना, जैसे यूपी और बिहार में जो लोग ऐसे काम करते करते कोई गीत गाते हैं उस जैसा ही आप समझ लें। Pai song, song of farmer communities. Pai song. These songs are mostly from Madhya Pradesh. They are sung during festivals, especially those that fall during the rainy season. These songs generally plead for a good monsoon and good harvest, as they are the song of farmer communities. Generally, Sariya dance is performed to Pai music. लावनी आप लोग ने पिक्चरों में देखा होगा, महाराष्ट्र। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोक डांस फ्रॉम महाराष्ट्र। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर genre of music in Maharashtra. It is a combination of traditional dance and the song that is performed usually to the beats of dholki, which is a percussion instrument. The music is unique and it is also perfect for dancing as it has powerful rhythm and beats, which helps to ensure that everyone dance merrily. Mand, this folk music is from the state of Rajasthan and it is said to have been developed in the royal courts and hence it is also recognized in the classical circle. It is neither accepted as a full-fledged raga nor reckoned to be among the freely rendered folk song. The songs are usually about the bard singing to the glory of Rajput rulers. It is considered close to Thumri or Ghazal and famous song Kesariya Balam is in Mad style. So Kesariya Balam मुझे लगता है कि 2000 के आसपास यही क्वेश्चन था यूपीएससी में। केसरिया बालम, व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक? मार्ड स्टाइल। डांडिया आप जानते हो, राजस्थान, आई एम सॉरी, गुजरात। डांडिया कौन नहीं जानता, नवरात्रि में डांडिया, रास डांडिया बोलते, डांडिया रास है ना। डांडिया रास इज़ द ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम गुजरात। ज़्यादातर यही पूछता है कि कहाँ से है तो आप लोग याद रखिए, ओवी महाराष्ट्र से है, पाई सॉन्ग इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, लावनी महाराष्ट्र से, अगेन मंद राजस्थान। ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, मेरा मतलब मोटिव सिर्फ आप लोग को याद करवाना है। रास डांडिया इज़ अ ट्रेडिशनल folk dance from in Gujarat and is associated with sense of holy and Laila of Krishna and Radha at Vrindavan. Along with Garba, it is the featured dance of Navratri evening in Western India. There are several forms of Ras, but Dandiya Ras performed during Navratri in Gujarat is the most popular form. In Dandiya Ras, men and women dance in two circles with sticks in their hands. Garba is also form of Ras, namely Ras Garba. ये आप समझ गए, डांडिया लेके ऐसा, ठीक है। अब आते हैं पौड़ा की तरफ। महाराष्ट्र, दिस इज ऑल्सो फोक टाइप फॉर्म from Maharashtra, the state of Maharashtra. They are usually ballads sung for the heroes of the past, such as Shivaji. These songs describe the events of their glorious past and their heroic deed. Abhi Konjom Parba. This is an important type of folk music from the state of Manipur. It is popular ballad genre, which is musical narration of the Battle of Konjom, fought between the British Army and the Manipur Resistance Forces in 1981. नाम से पता चलता है मणिपुर। भावगीत, these are emotional songs. भाव मतलब emotions है ना। These are emotional songs that are very popular among the population of Karnataka and Maharashtra. Musically, they are very close to ghazals and are sung on a slower pitch. They are usually composed of themes around nature, love and philosophy. Mando is popular in Goa and is unique blend of Indian and Western musical tradition. Instruments used in Mando music include guitar, violins and ghumot, drum.
Kolanalu or Kolattam. It is popular music and dance combination from Andhra Pradesh. It is similar to Dandiya or stick dance. It is an ancient dance form and involves rhythmic movement. The dancer generally move in two circles. Other major folk musical traditions from India include ये. इसमें से इतना पूछता नहीं, ये सब एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारा है, ठीक है. फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक. अभी हमने देखा हिंदुस्तानी म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, कार्नाटिक म्यूज़िक, फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक और फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक. देखिए, मैं ऐसा कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलोगे भैया आप तो ये पढ़ा ही नहीं रहे. जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को यूपीएससी निकालना है. एक ही सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप ये जानते हैं, ठीक है. फ्यूजन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. ओवर टाइम क्लासिकल म्यूजिक and folk music intermingle and other forms emerges which take elements from both type. Usually it takes devotional music to bring these two types of music together, as both the royalty and commoners patronize the deities, and hence the song combined both genres. Some of these styles are described next. देखिए कैसा होता है ना कि भगवान पे सभी भरोसा करते हैं, तो राजा हो या रंक हो सब भगवान पे भरोसा करते हैं. तो इसके लिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इन दोनों के लिए होगा, दोनों के भाव आएंगे. भजन. अब भजन भगवान के लिए राजा भी गा सकता है और प्रजा भी गा सकती है. देखिए भजन, दीज आर अमॉन्ग्स द मोस्ट पॉपुलर डिवोशनल सिंगिंग टाइप प्रेजेंट इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया आप लोग जानते हैं, ऊपर का पार्ट. They originated in the Bhakti movement, as the saints would take the messages of the God to the people through orally, that is, though singing hymns. The lyrics are set to simple melodies, generally sung in one or more ragas. Stories about the lives of gods and goddesses or from the Mahabharata and Ramayana are popular subjects for bhajans. The bhajans are usually accompanied by musical instruments such as चिमटा. वो ऐसा आता था ना, चिमटा, नारायण नारायण, चिमटा, ढोलक, डफली एंड मंजीरा. द मेजर expounders of the bhajan in the medieval period include Mirabai, Tulsidas, Surdas, Kabir. Certainly, people gather in temple or have concerts at home to sing bhajans. Among the most famous bhajan singer of all the time are Anup Jalota and अनुराधा पौडवाल. ये लोग भजन सिंगर है, अभी भी जिंदा है. अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल. अनुराधा पौडवाल को कौन नहीं जानता, इतने सारे उन्होंने आरती गाई है, क्या बोलते हैं उसको, अमृतवाणी गाई है, तो उनको कौन नहीं जानता. अनूप जलोटा को आप लोग जानते ही हैं. शाबाद. With the rise of Sikhism, many devotional songs dedicated to the Gurus were sung in Gurudwaras. Historians suggest that Guru Nanak and his disciple Mardana were responsible for the development of popularity of Shabad. Currently, there are three types of Shabad singing: raga-based Shabad singing, traditional Shabad, or as mentioned in the Adi Grantha, and the lighter ones. The holy text Guru Granth Sahib is organized by chapters in ragas, with each chapter containing many शब्दास of that ragas. कव्वाली आएगा इसके बाद. आप लोग ने हमारा अकबर एंथनी देखा है, पर्दा है कव्वाली, ठीक है. This is also a kind of devotional music used in praise of the Allah or the Prophet Muhammad or any other major Sufi or Islamic saint. It is composed of single raga and is generally written in Urdu, Punjabi or Hindi. Some words of ब्रज भाषा एंड अवधि आर ऑल्सो यूज. दे आर परफॉर्म्ड इन सूफी शरीम्स. भजन शादाब. देखिए भजन हिंदुस्तानी जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, शाबाद सिखिज्म, कव्वाली और हमारे इस्लाम धर्म के दोस्त जो भी हैं. कव्वाली इज यूजुअली संग एज अ सोलो और इन ग्रुप विद 2 लीड सिंगर्स एंड अ टीम कंप्राइजिंग अराउंड 8 मेंबर्स. ठीक है, 2 लीड सिंगर होते हैं, इस साइड एक उस साइड. Musical instruments include the tabla, dholak, harmonium are used. The intensity or tempo gradually builds up.
seeking to induce a transcendental state. Amir Khusro has been credited as the originator of Qawwali, but this has been widely disputed. Major कव्वाल्स इंक्लूड सबरी ब्रदर्स को कौन नहीं जानता, नुसरत फ़तेह अली खान कौन नहीं जानता, अजीज़ वारसी कौन नहीं जानते इन लोगों को। आप लोग गूगल कर ले, यूट्यूब कर ले। सबरी ब्रदर्स तो बहुत फेमस है। हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब कितने फेमस है आप लोग जानते ही है। अमीर खुसरो इन्वेंटेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड शहतार, अ 3-string instrument. Some of the type of classical and folk fusions are अभंगा महाराष्ट्र स्टेट ऑफ ओरिजिन, भैताली वेस्ट बंगाल, तेवरम तमिलनाडु, कीर्तन वेस्ट बंगाल, सपना संगीतम केरला। अब आता है रविंद्र संगीत, भी एक टाइप का ये था फ्यूजन ऑफ फोक एंड क्लासिकल म्यूजिक। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड ऑफ composing music in Bengal, which recreates the music produced by the noble literates Rabindranath Tagore. The music is a mixture of classical elements and Bengali folk strains. There are more than 2,000 Rabindra Sangeet presently sung and performed by music lovers in Bengal. The themes of this Sangeet range from worship of one true God, devotion to nature and its beauty, love and celebration of life. One of the most prominent emotion in Rabindra Sangeet was also the strain of patriotism and प्लेसिंग द नेशंस अबव वंस ओन नीड। ये सारे चीज़ थे रविंद्र संगीत में। प्यार, भगवान के बारे में, एक भगवान, मतलब गॉड इज़ ओनली वन, डिवोशन टुवर्ड्स नेचर, ब्यूटी, प्यार, मोहब्बत, देशभक्ति, सब था रविंद्र संगीत में। गाना संगीत, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्यूजन म्यूजिक संगिंग कोरस और ग्रुप्स एंड इन लार्ज नंबर। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गाना संगीत इज़ घना संगीत मतलब लोग घना बोलते थे, घना मतलब बहुत सारे, तो घना संगीत था, पर घना संगीत अभी यहाँ जी से लिखा है तो घना संगीत ही है। कॉमन फॉर्म ऑफ घना संगीत इज संग रिफ्लेक्टिंग पेट्रियोटिक फीलिंग। दे ऑल्सो इंक्लूड सॉन्ग्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इश्यूज इन सोसाइटी एंड दे ग्रेजुअली try to carry social message, for example urging people to the exploitation of women and children, etc. One of the most popular example of Gana Sangeet is the Indian national song Vande Mataram, which is sung in praise of the country. Gana Sangeet है ये, वंदे मातरम, very important, ठीक है। हवेली संगीत, this genre of music was developed mostly in Rajasthan and Gujarat, but it is now found in many parts of the country. It was originally meant to be sung in temples but can now be performed outside the temple. It is currently practiced by a community known as the Pushti Marg Sampradaya, or the community that believes in पुष्टि मार्गा एज द वे टू अचीव साल्वेशन। मुझे पता है, मैंने ये चीज़ पढ़ाई हुई है। अगर किसी ने इसका सही जवाब नहीं दिया ना, देखो मैं क्या करूँ। पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो है वो किस में बिलीव करते हैं मुझे बताएं। कोई रिलीजन इसमें बिलीव करता है या नहीं बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, जल्दी बताएं, ठीक है। मैं आगे का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, देखिए अभी सारे फोक और ये सारी चीज़ें तो कवर हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच गई है। मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूँ, छोटी सी है, छोटा लेक्चर होगा 10 मिनट का, ठीक है। कवर कर दूंगा मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, छोटा सा ही है, वो कवर कर दूंगा और नेक्स्ट मैं शुरू कर दूंगा चैप्टर नंबर 7 भी, ठीक है। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ और मैं मिलता हूँ। तब तक आप ये सोचें कि कैसे हम लोग को इससे आगे बढ़ना है। मैंने सारी चीज़ें, इतनी बुक कवर कर ली यार दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए, वो भी बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट। कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो चैनल, या सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, फिर बोलते भैया आप वीडियो बनाते नहीं हैं। चलिए ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत टाइम के बाद डाल रहा हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ। ऑफिस करना है, दिन भर ऑफिस करना पड़ता है, कभी कभी बहुत सारे काम आ जाते हैं तो मैं कवर कर नहीं पाता चीज़ें, बहुत थक जाता हूँ, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। आप जानते हो आईटी में कितना प्रेशर होता है, आईटी कंपनी में कितना प्रेशर होता है। आपको प्रेशर आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब में, आईएएस में, आईपीएस में भी रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा, पर एटलीस्ट आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ। आईटी जॉब में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं और सहन नहीं होता, जब खासकर जब आप यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं और जानने लगते हैं चीज़ें, फिर बहुत मुश्किल होती है, ठीक है।
मैं आपसे फ्री टाइम में बात करूंगा, जब अगला चैप्टर मैं लूँगा तब आपसे फ्री में बात करूंगा ये ख़त्म करने के टाइम पे, क्योंकि मुझे भी जानना है, आप लोगों को पहचानना है। मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, देखिए मेरे पास 75 सब्सक्राइबर्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं मेरे से, और मेरे द्वारा जो भी नोट्स बनाए गए हैं, ट्रिक्स बनाए गए हैं, वो समझना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ, फ्री में करवाएंगे, ना पैसा लूँगा, ना 1 रुपया नहीं लूँगा आप लोगों से। मैं नए नए वीडियो पे 1 रुपया नहीं लेता, ना मैं कभी मांगता हूँ आप लोगों से 1 रुपये। बस ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस और भी अपने दोस्तों को के पास शेयर करें, जिन लोगों के पास किताबें नहीं हैं, पढ़ने के लिए इतनी आमदनी नहीं है, तो पढ़ें आप। मैं तो ये तो कहता हूँ कि किताबें भी मत खरीदो, मैंने यहाँ पे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज पढ़ाना है आप लोगों को। किताबें भी मत खरीदो, बस यहीं से पढ़ो, नोट्स बना लो अपने, अगर बना रहे हो तो, बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को याद रहेगा, तो नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 6 चैप्टर में ऑलमोस्ट ख़त्म करने को आया हूँ। ये वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ आप लोगों को, आपको मिल जाएगी जल्दी ही। ये नेक्स्ट वाला मैं लेके आता हूँ, फिर आपसे खूब बातें होंगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से अलग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने भैया को बहुत सारा प्यार दीजिए। आई स्टडी यूपीएससी में आप लोग पढ़ते रहिए।